बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम जिन 3 टॉप स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर ज़्यादा करने का फ़ैसला कर लिया गया है और आपको बताते चलें कि तादाद अब 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से 23 जजेस पर यह मुश्तमिल होगी, जबकि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। दूसरी स्टोरी जो आज हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला चैलेंज कर दिया है। बहुत से सवालात हैं जिन्होंने अब इसके बाद जन्म ले लिया है। इनके जवाबात आज के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में जानने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि गजा ने जंगबंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। क्या कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है या नहीं, इस सब पे बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब, इफ्तिखार फिरदौस साहब और आमिर खाकवानी साहब ने हमें आज के डिस्कशन के लिए ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच आप तीनों का। आदिल साहब, सबसे पहले तो हमारे पास स्टोरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर अब ज़्यादा करने का फ़ैसला कर लिया गया है। आपको लगता है कि इस इक़दाम से आम आदमी को इंसाफ में अब जल्दी होगी? देखें, ये कोशिश तो है हुकूमत की, लेकिन यानी कि जो जजेस की तादाद है वो 17 से 23 करने के लिए, और फिर अब आइनी बेंच जब बनेगा तो वो 5 जजेस ये पर मुश्तमिल जो बेंच है वो बिल्कुल अलग होगा। तकरीबन 40% केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तो 60,000 से के करीब जो है वो तादाद है जो वहाँ पर पेंडिंग है, लेकिन 40% जो केसेस हैं जिनके बारे में अंदाज़ा किया जा रहा है कि वो आईनी बेंच की तरफ चले जाएंगे। तो एक अच्छा इकदाम हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग है वो उसके लिए जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फौजदारी और सिविल मुकदमात का है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे मुल्क के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा है, जिसमें सबसे ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर की मातहत अदलिया में है। तकरीबन 14 लाख केसेस जो है वो लाहौर में पेंडिंग है और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है चीज़ें। असल प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे ख़ास लोगों के केसेस को प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से जो एक आम आदमी का जो मामला है वो पेंडिंग में चला जाता है। हमने माजी में देखा था कि हाई कोर्ट में एक पार्टी के सरबराह के लिए केस लगता था तो पूरी पूरी रात वहाँ पर अदालत और जजेस इंतज़ार करते थे कि वो मोहतरम तशरीफ़ लाए तो उनका केस सुना जाए। तो इस तरह का जो आम रिलीफ है वो आम आदमी को तो दस्तयाब नहीं है। इसके लिए ज़रूरी तो यही है और कि तमाम अदालतों में और ख़ासकर मातहत अदालतों के अंदर जो इंसाफ, फौरी इंसाफ पहुंचाने के लिए जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान के अंदर स्टे ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, SOPs होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात हैं वो स्टे ऑर्डर्स की वजह से ताखीर का शिकार होते हैं। तो एक अब मौजूदा चीफ जस्टिस ने एक पॉलिसी तो बनाई है, वो उनका ख्याल भी है कि जो दूर दराज के इलाकों के अंदर जो अदलिया है उन पे फोकस किया जाए। तो ये मिलकर एक ऐसी सॉलिड पॉलिसी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मसला यह है कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तवज्जो जिन केसेस को मिलती है वो आइनी केसेस को मिलती है और उन आइनी केसेस की वजह से बहुत सारे मामलात पेंडिंग में चले जाते हैं। लेकिन अब एक SOP बनना चाहिए, इसमें तमाम सूबाई हुकूमतों को भी, सूबाई अदालतों को, हाई कोर्ट्स को भी। और इक़दाम के बाद आपको लग रहा है कि SOPs फाइनल होने चाहिए। खाकवानी साहब, आपको भी लगता है कि आम आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए ये इक़दाम जो है वो अच्छा रहेगा, काबिल कदर रहेगा? देखिए, इसका ना आम आदमी से ताल्लुक है ना इंसाफ से ताल्लुक है। सीधी सी बात है, हुकूमत अपने एजेंडे के तहत कानून साजी कर रही है। एक और अफसोसनाक एक बिल लाया जा रहा है जिसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। इसमें देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, 17 मुकम्मल हैं और 2 एडहॉक जजेस हैं, यानी 19 जज ऑलरेडी काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप इसमें से आप अगर इसे 23 कर देंगे, 4 जज बढ़ जाएंगे तो कौन सा ऐसा इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो मेरा अभी कल ही फुल कोर्ट में ये तय किया गया, जस्टिस मंसूर शाह की जो कमेटी थी उन्होंने काफी अरसे काम किया और पूरा एक फार्मूला बनाया था केसेस निपटाने के लिए। तो भाई नए चीफ जस्टिस को ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो नई पूरा सेटअप है उसको कुछ टाइम तो देना केसेस निपटाने के लिए, काम करने के लिए। 19 जजेस का, अच्छा जस्टिस का चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस 4 एडहॉक जज लगाना चाह रहे थे, 2 जजेस लगे थे, 2 नहीं लगे थे। तो अगर आप देखें ना, एक जब
17 से बढ़ा के 23 करते हैं तो अखराजात कितने बढ़ते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट जज की तनख्वाह कितनी होती है, इनकी पेंशन कितनी है, करोड़ों के एक्सपेंस बढ़ेंगे सालाना, वो सारे बढ़ेंगे। आप दो अडाक जजेस और लगा दे, और उनका एक एडवांटेज ये है कि अभी ये जो 2 अडाक जज लगे हुए हैं, ये इन्होंने स्पेशलाइज खासतौर पर क्रिमिनल केसेस के ही एक्सपर्ट जजेस को लगाया, सरदार तारिक मसूद को और मेखेल साहब को, और उनको उन्होंने फोकस केसेस दिए हुए हैं, फौजदारी केसेस, ताकि बर्डन कम हो। तो अगर जरूरत थी तो 2 अडाक जजेस लगाने के, ऐसा नहीं है। तो हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपनी मर्जी के जजेस लगा सके। इनके बाद जजेस की तादाद कम हो रही है, 5 जजेस अपनी पसंद के मिल नहीं रहे, तो ये खालिस्तान एक सियासी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये हो रहा है, ना इसका आवाम से कोई ताल्लुक है, ना इसके इंसाफ से कोई ताल्लुक है। इफ्तिखार साहब, आपको भी यही लग रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है ये, और आवाम की भलाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? देखें, पॉलिटिकल तो इस आंसर से है कि जब आप देखें तो ये कोई नया बिल नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर पड़ा हुआ था, और इसकी मुद्दती में आज जो है वो आज ट्यूसडे के दिन जो है वो खत्म हो रही थी। ये दानियाल चौधरी साहब ने जो है वो टेबल किया था प्राइवेट मेंबर के तौर पर, और अब इसको एक्सटेंड कर दिया है जुमे के वक्त तक। जब ये इनिशियली भी टेबल हुआ था ये बिल, तो इस बात पर ऑपोजिशन ने जो है वो बहस की थी कि इसमें जब आप नंबर्स की चेंजेस जो है वो करते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत जो है वो पड़ेगी। अब फर्दर जब ये बिल पेश किया जाएगा तो ये सिर्फ अकेला ये बिल नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी चेंजेस, जो बिल पहले मंजूर हो चुका है उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो मुतवक्के हैं। तो उस एंगल से जब आप देखते हैं, ऑब्वियसली उसकी एक टाइमिंग है, एक इंटरप्रिटेशन है, बगैर हिस्ट्री के तो आप इसको जो है वो देख नहीं सकते, क्योंकि ये बिल पड़ा हुआ था पार्लियामेंट में, पास सिर्फ नहीं हो सकता था, तो उसके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस को तो डिटैच आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो नजर आता है बिल में जब जजेस के नंबर एक्सीड होंगे तो उसमें ऐसे जजेस लेकर आए जाएंगे जो शायद मंजूर नजर फैसले जो है वो करेंगे। ये एक नजरिया है जो हम देखेंगे इसके ऊपर बहस पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें, जब बेंच बना दिया जाए और उसमें जो है जजेस जो है उसकी जो है वो उस तरफ असाइन हो जाएंगे तो आपको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप फिर मुआवजा करें कि सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरी के दरमियान में कितना फर्क है केसेस पेंडेंसी का, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं उसमें पेंडेंसी काफी ज्यादा है बनिस्बत ये कि सुप्रीम कोर्ट के, तो वहां से क्यों नहीं शुरू किया जाता बनिस्बत इसके कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चेंजेस जरूरी हैं। ठीक है आदिल साहब, हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद हम देख रहे हैं जजेस की तादाद में इजाफा हो गया है। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी र्यूमर्स हैं। हुकूमत ये बहुत पहले ही प्लान कर चुकी थी, और अगर इतने मसले मसाइल थे तो अदलिया के बीच में कभी इस तरह के सवालात क्यों नहीं उठे कि ये चेंजेस होनी चाहिए? देखिए, ये चीज़ें बहुत पुरानी चली आ रही हैं। बंदयाल दौर में हुकूमत अक्सरियत के बावजूद अपने मर्जी के जजेस नहीं लगा सकी थी। जुडिशल कमीशन का इजलास बंदयाल साहब ने एक दफ़ा बुलाया था, जहां जब उनको लगा कि ये उनको इसमें शिकस्त हो जाएगी तो उन्होंने उसके बाद वो एक तो इजलास मुलतवी कर दिया, और उसके बाद वो उस वक्त तक इजलास नहीं बुलाया जब तक हुकूमत ने सरेंडर नहीं किया। अक्सरियत के बावजूद बंदयाल कोर्ट, जब चीफ जस्टिस बंदयाल थे, अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने जो है वो चीफ जस्टिस की बात मानी थी। तो ये वक्त की बात है। माजी में जो है वो अदलिया का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा था, पावर ज्यादा थी, और वो ब्लैकमेल करके हुकूमत को जो है बहुत सारे मामलात करवा लेती थी। जैसे 19वीं तरमीम के बारे में कहा जाता है कि वो इफ्तिखार चौधरी ने करवाई थी, और उसके नतीजे में 18वीं तरमीम में जो बहुत सारे जो फैसले हुए थे वो उसको 19वीं तरमीम में वापस लिया गया था। तो ये एक दोनों तरफ से जो है वो कोशिश है, स्ट्रगल है। दोनों इदारे अपने एक खींचातानी है दोनों के दरमियान, दोनों इदारे कोशिश करते हैं कि पावर जो है उनको मिल जाए। तो इस वक्त जो हुकूमत चूंकि उसको लगता है कि उसके पास पावर है, उसको एक सपोर्ट हासिल है, तो वो उसकी बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट्स में आने वाली रुकावटें हैं, जो जुडिशल एक्टिविज्म है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे मामला जो है वो रुकावट का शिकार है, वो उनको हल करने के लिए ये तरीका इख्तियार कर सकती है। तो इसीलिए जो है वो कानून साजी कर रही है। आप ये देखें कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पेश किया, लेकिन बंदयाल साहब ने उठाकर साइड पर रख दिया। काजी फाइज ईसा के दौर में वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो गले पड़ गया, और वहां पर काजी साहब अकलियत में चले गए, और जो उनके मुखालिफ जज थे वो
अक्सरियत में चले गए, जिसका नुकसान हुकूमत को हुआ, जिसकी वजह से सदारती आर्डिनेंस आया था। तो ये वक्त और हालात के साथ साथ चीजें चलती हैं, कभी हुकूमत वक्त और हालात के साथ साथ चीजें चल रही हैं, कभी हुकूमत कामयाब होती है, कभी अदलिया कामयाब होती है, और इदारों के बीच ये जो लड़ाई है ये चल रही है। हाक़ानी साहब, हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सी तब्दीलियां हो भी रही हैं और आने वाले दिनों में होंगी भी। कौन सी कमी ऐसी रह गई कि 27वीं आईनी तरमीम भी अब लाने का सोचा जा रहा है? अब ये तो हुकूमत से पूछना चाहिए ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में नहीं हो सकी, अब वो शामिल की जाएंगी। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत का जो भी प्लान है, हुकूमती इत्तेहाद तो चूंकि सारा यकजाई है, पूरे इकट्ठी हैं सारे लोग, लेकिन हुकूमत से बाहर कोई उनकी नीयत पे यानी कोई यकीन करने को तैयार नहीं। हर एक को लग रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक ये कानून साजी हो रही है और अपने खास एजेंडे के तहत ही कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, अब देखें ना, अब ये भी रूमर चल रही है कि कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और तरमीम कर रहे हैं। पहले कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट ये लोग लेकर आए, फिर उसके बाद जब इनको लगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी मौजूद है और ये दो एक ही हो रहा है काम, तो उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी करवा के काजी फाइज जस्टिस साहब को मौका दिया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के एक और जज को अपनी मर्जी के जज को डाल सके। अब जबकि नायब चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल कर लिया, अभी सुना जा रहा है कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में फिर तब्दीली तरमीम करके ये 5 रुकनी कमेटी बना रहे हैं, ताकि और जो नंबर 4 और 5 में जो जज साहबान है जिनके बारे में शायद ये तासुर है कि वो उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, उनको शामिल किया जाए। तो भाई ये आप अपने काम पे तवज्जो देना। हुकूमत का जो असल काम है गवर्नेंस, वो कहीं नजर नहीं आ रही, महंगाई कहीं कमी नहीं आ रही, अवाम के मसाइल वैसे के वैसे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे वफाक की सतह हो, हर जगह पे मुश्किलात और मसाइल वो उनके। और सबसे बड़ा खतरा जिसमें दहशतगर्दी है कि दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ फौज नहीं करना, इस हुकूमत ने पूरी कौम को इकट्ठा करना होता है, पूरे के लिए एक नेशनल लेवल पे एक नया प्लान बनाने की जरूरत है। जितने ज्यादा मसाइल बलूचिस्तान में और केपी में और टेररिज्म, यानी अवाम के मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन इदारे आपस में दस्तो गिरबा हैं। इफ्तिखार साहब, हमने ये भी देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले बहुत बातें की जा रही थी कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम तो बिल्कुल इसे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन हमने फिर देखा कि अली अमीन गंडापुर जो बहुत बातें करते थे, हलफ बर्दारी में वो सबसे पहले मौजूद थे। इसके साथ साथ वुकला बरादरी ने भी कहा कि हम तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। आपको नहीं लगता कि एक्सेप्टेंस होती जा रही है और इसी वजह से हुकूमत अब अगली चेंजेस की तरफ भी सोच रही है, अगली तरमीम के बारे में भी सोच रही है कि कबूल तो हो ही जानी है? देखिए, आपकी बात कुछ अंदाजे तक ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी ओरिजिनल शक्ल देखें बिल की, जो 26वीं आईनी तरमीम की थी और फिर जो एक्सेप्ट हुआ था, उसमें काफी ज्यादा फर्क है। और अगर आप 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जो है वो बात कर रही हैं, ऑब्वियसली उसका मुसविदा हमने देखा नहीं है, लेकिन जो PMNM के रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने और बाकी जो दीगर रहनुमा हैं हुकूमत के, जो उन्होंने बातें की हैं, उसमें 2-3 चीजों के ऊपर तो उनको ऐसा लगता है कंसेंसस है। अच्छा। एक, वो अमेरिका की मिसाल जो है वो देते रहे कि जब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने जो है वो अटैक किया व्हाइट हाउस के ऊपर, तो उधर स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बना दी गई, तो वो 9 मई से उसको जो है वो मुतसिल करना चाहते हैं और वो कह रहे थे इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स की जो है वो जरूरत है। और जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनेगा, क्योंकि लगता ऐसा है कि 27वीं जो आईनी तरमीम है उसके नीचे ये बात भी की जाएगी कि मिलिट्री कोर्ट्स लेकर आए जाएं, और जिस बात का ऑपोजिशन को और पर्टिकुलरली PTI को डर है वो यही है कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ना हो। तो ये एक पॉइंट उसमें है। उससे आगे अगर आप फिर देखें, उसमें आर्टिकल 108 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स थी, और जो अगर आप मौलाना साहब की बातें अगर आपको याद हो, अभी माजी करीब नहीं, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि ऐसा लगता है कि आपके जितने भी इंसानी हुकूक हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो सलब हो जाएंगे। तो अगर वो सारा एजेंडा, नामुकम्मल एजेंडा 26वीं आईनी तरमीम का 27वीं तरमीम में आता है, तो मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबिलिटी के ज्यादा से ज्यादा इसकी जो है वो ऑपोजिशन हम देखेंगे, और ऐसा लगता है कि शायद हम एक दूसरे ऐसे दौर के अंदर जा रहे हों जिसमें दोबारा एहतजाज की कॉल्स जो है वो दी जाए। ठीक है, इस अपने चंक को कंक्लूड करते हुए तीनों अपने पैनलिस्ट के सामने मैं एक सवाल रखूंगी, वन लाइनर जवाब दीजिएगा। यही सवाल कि जजेस की तादाद बढ़ाने को ये कहा जा रहा है कि आवाम के लिए आसानी होगी, वन लाइनर जवाब दीजिएगा। आदिल साहब, आपको लगता है आवाम को इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी?
देखिए, जजेस की तादाद बढ़ने से केसेस, अगर तो आपको ख़ास मकसद नहीं है तो ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ने से जो है वो केसेस जल्दी हल भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अगर आइनी बेंच बना तो जो हुकूमत का ख्याल है कि उनकी तरफ रुझान रखने वाले जजेस जो है वो अगर तब्दील हो गए या बेंच में चले गए तो उसके बाद बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नंबर कम हो जाएगा। हो सकता है कि हुकूमत इस दफ़ा, चूँकि जुडिशल कमीशन में अक्सर ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे देते हैं 50-50। इफ्तिखार साहब, मुझे नहीं लगता जी कि इससे आम आवाम को जो है कोई फायदा पहुंचेगा। ठीक है, खाकवानी साहब आपकी राय। देखिए, अगर आम आदमी को फायदा पहुंचाना होता तो लोअर कोर्ट्स में जजेस में इजाफा किया जाता है, नीचे से ऊपर आना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेशर लोअर कोर्ट में है, वहां पे है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये उलट चल रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि अपने मफादात की खातिर, अपने खास एजेंडे की खातिर ऐसा कर। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है आपको अपने एजेंडे की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला चैलेंज कर दिया है। आगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या चल रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डायरेक्ट लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जिसमें इस वक्त हमें बेचैनी की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। बानी पीटीआई जेल में हैं, चेयरमैन पीटीआई बाहर तो मौजूद हैं, लेकिन उनके फैसले जो वो कर रहे हैं उस पर इख्तलाफ नज़र आता है। पार्टी में धड़ेबंदी नज़र आ रही है। पीटीआई ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया है। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाएगा। नवंबर का महीना आने को है और नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अपने पैनल की राय हम जान लेते हैं। सबसे पहले आदिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 30 सितंबर का फैसला था, नजरसानी की जाएगी उस पर? देखिए, नजरसानी का मामला तो फिर वही, चूंकि इसमें फिर कोई आईनी सवाल आएगा और ये मामला फिर आईनी अदालत की तरफ चला जाएगा। इस केस के अंदर जो बड़ी वाज़ह तौर पे एक चीज़ नज़र आती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है बदनीयती इसमें शामिल है, क्योंकि जिस तरह से जो ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की गई थी, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान और केपी छोटे सूबे होने के बावजूद वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की तादाद ज़्यादा बनाई गई थी, यानी कि सिंध और केपी में 5-5 हैं और बलूचिस्तान में 3 ट्रिब्यूनल हैं, जबकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल जो हैं वो बनाए गए थे ताकि जो केसेस हैं वो ताख़ीर का शिकार हों और जो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसकी वजह से जो है वो मामलात ताख़ीर का शिकार हो जाएं। लेकिन उस वक्त चूँकि शहजाद मलिक जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और उसके बाद फिर उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दिया था, क्योंकि अगर 2 ट्रिब्यूनल हो तो केसेस उस तरह से चल नहीं पाते। तो आबादी के लिहाज से और केसेस के लिहाज से जो है वो मामला ज़रूरी था कि उसमें ट्रिब्यूनल की तादाद बढ़ाई जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन को फ़ायदा पहुंचाया। अब इलेक्शन कमीशन के को जो फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर पीटीआई गई तो है, लेकिन मामला फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसको रिव्यू होगा, तो वो क्या ये नॉर्मल कोर्ट इस मामले को सुनेगी या फिर एक दफ़ा इसमें भी आईनी क्वेश्चन उठ जाएगा और ये मामला जो है वो आगे आईनी कोर्ट की तरफ चले जाएगा। बहुत सारे केसेस जो है वो आने वाले दिन में उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो भी सकता है और उसको अगर ये आईनी बेंच की तरफ गए और उस जिस मकसद के लिए आईनी बेंच हुकूमत ने बनाए हैं तो यकीनी तौर पे उसमें तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है। इफ्तिखार साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि मामला जो है वो इतना आसान नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रेडिकेमेंट थी उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसका थोड़ा बैकग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के अंदर तो इजाज़त दी थी रिव्यू पिटिशंस की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला दिया था कि उनकी रूलिंग्स जो है वो प्रेसिडेंट नहीं सेट कर सकती कोर्ट रूलिंग्स के लिए, जो बहुत एक क्लियर डिफरेंशिएशन है जिसके ऊपर सारा वावेला मचा था कि लाहौर के अंदर क्यों बंद किया गया ये सारा काम जब इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है। एक ही तरह का जुडिशल सिस्टम है। अब जब ये सारा मामला हुआ और काजी फाइज ईसा साहब ने ऑब्वियसली ये सारी रूलिंग जो है वो दी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने बैठकर जो है एक फैसला किया और
जो मेरे ज़राए हैं उसमें वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ से कि ये सब सलमान अकरम राजा साहब ने बैठकर, क्योंकि वो खुद भी कानूनदान है और पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने 4 चीज़ों का फैसला जो है वो किया था। एक, उन्होंने कल जो है वो रिव्यू पिटिशन जो है वो डाल दिया जो माइनॉरिटी सीट्स के लिए था, रिजर्व्ड सीट्स के लिए था, सॉरी। और आज उन्होंने जो है ये काम जो है वो किया है कि जो इंट्रा कोर्ट पिटिशंस हैं उनके लिए भी रिव्यू डाल दिया ट्रिब्यूनल के लिए। 2 और काम तो करेंगे, एक मीडिया ब्रीफिंग अरेंज करेंगे कि किस किस्म की जो है वो इकदामात जो है वो किए जा रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमेंडमेंट थी। और चौथा काम वो ये करेंगे कि एक ऐलान और करेंगे जिसमें वो फ्यूचर स्ट्रेटजी का भी आगे बताएंगे। अब जो इंट्रा कोर्ट पिटिशन हैं, अगर आप उनके नंबर्स देखें, आदिल साहब ने आपको कोर्ट के नंबर्स तो बता दिए, उसमें सिर्फ 83 जो पिटिशंस हैं वो पीटीआई के हैं, और अगर आप टोटल देख लें तो ये 150 से ऊपर है। अब उसमें जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं बेसिकली वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से है कि ओरिजिनल कॉपीज जो है आप लेकर आए हैं उसकी जो इलेक्शन की थी। अगर 150 में से आप कह रहे हैं कि 83 पिटीशंस पीटीआई की हैं। खाकवानी साहब, सलमान अकरम राजा साहब इसीलिए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अदलिया के पास भी नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के पास भी नहीं जाएंगे, अब सड़कों पे इंसाफ होगा, हम सड़कों पे निकलेंगे। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब के लिए तहरीक इंसाफ के लिए ऑप्शन क्या छोड़ी गई है? पार्लियामेंट आप देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट में चीजों को बुलडोज किए जा रहे हैं, वाजिब मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। और ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना, और सब ये भी सब लोग जानते हैं कि इस मकसद के लिए, तो ये मसाइल तो हैं। लेकिन देखिए, पीछ की बात ये है कि ट्रिब्यूनल के आखिर पंजाब में क्यों नहीं चल पा रहे। ये मेरा ख्याल है कादी फायदा का बहुत ही अफसोसनाक फैसला था। लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त किया था। 8 जो ट्रिब्यूनल बनाए थे, और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस थे जो बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े नेक नाम, और उनमें कोई किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। और इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल यानी बिला जवाब और बहुत ही कमजोर मौक़िफ़ था कि आप हमें पैनल दे, अपनी मर्जी की जज चुनेंगे। और मुझे याद है जब केस चल रहा था तो उसी कादी फैसल साहब बेंच में कराची के जज साहब थे, सदीकी साहब सदीकी थे, तो उन्होंने ये बात की कि भाई सिंध हाई कोर्ट में तो आपने एतराज नहीं किया, सिंध हाई कोर्ट ने जो जजेस दी है इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर ली है, यही उन्होंने बलूचिस्तान में की, यही उन्होंने केपी में की है। तो पंजाब में आखिर अब ये मुतालबा, ये शर्त क्यों रख रहे हैं कि भाई लाहौर हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस जो है वो एक पैनल दे और हम उसमें अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादती की बात। कादी फैसल साहब के कई फैसले बहुत बुरे फैसले और बहुत ही अफसोसनाक थे, उनमें से ये फैसला भी था। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर जहाँ पे कहीं पे गलत अगर जा रहा हो तो उसको जुडिशरी का काम है, हायर जुडिशरी का काम है कि वहाँ पे उसे दुरुस्त करे, उसे उनकी गलती को इस्लाह की जाए, ना कि उसे आईनी इदारा कहे कि उसे पूरा इख्तियार दे दिया जाए। तो मेरा ख्याल है, देखिए असल बात ये है कि यहाँ पे जो केसेस जो पड़े हुए हैं 45-47 अभी तक ये झगड़े चल रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल को अपना काम ठीक है। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रिब्यूनल को अपना काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा जरूर है, लेकिन हुदूदों को यूं तो होते ही हैं। आदिल साहब, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम अब नंबर से एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, सड़कों पे हम मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई ये एहतजाज शुरू होने वाले हैं? लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे? क्या फ़ायदा हो सकता है सियासी तौर पर इनको? देखिए, इस वक्त की जो हालात हैं और जो उसका पस मंज़र है, उसमें तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सियासी बढ़क से ज़्यादा फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। और तहरीक इंसाफ बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। अभी जो हालिया जो भी कुछ हुआ है और जिस तरह से बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, वो बेशक उसको आप लीगल उसमें जो मर्ज़ी आप उसको कहें, लेकिन रिहाई होना और उनका केपी जाकर जो है वो बैठना इस चीज़ की दलील है कि बहुत सारी पस पर्दा चीज़ें हुई हैं जिसकी बुनियाद पर ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो अभी चूँकि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का फुकदान है, अगर वो लीडरशिप का फुकदान इसी तरह रहा जैसे हमने लास्ट देखा था कि गड्डापुर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आए थे और कोई लीडर जो है पॉलिटिकल लीडर जो है उसमें नज़र नहीं आया था, तो सिर्फ अगर केपी हुकूमत ने ही चढ़ाई करनी है तो वो केपी के जो वज़ीर आला है वो बहुत सारे मामलात उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो तय हुए हुए हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहे हैं। वो बेशक जो मर्जी तकरीरें करें, जो मर्जी बढ़के मारें, जो मर्जी दावे करें, लेकिन हालात अब मुझे नहीं लगता कि उस तरह से हैं
तहरीक इंसाफ एक बहुत बिल्कुल अच्छे मामलात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं अब वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिली है। इसी बुनियाद पर जो है इमरान खान को भी एक्सेस मिली है कि वो दोबारा से सारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, और जो एक डिस्कनेक्ट हो गई थी चीज़ें पॉलिटिकली, बहुत सारे मामलात। ठीक है, मुलाकातों की आपने बात की आदिल साहब, बड़े अरसे के बाद बानी पीटीआई की इफ्तिखार साहब अपनी बहनों से आज भी डिटेल डिस्कशन हुई है, और इससे पहले ये भी सुना जा रहा था कि कहा जा रहा है बुशरा बीबी को और जो बानी पीटीआई की हमशीरा हैं कि आप सियासत में इन हो, तो इस तरह की भी कोई बातचीत चल रही है? देखें, इस तरह की बातचीत ऑब्वियसली चल रही है, क्योंकि जो पीटीआई की वो शाख जो हुकूमत के साथ है और वो शाख जो पॉलिटिकल जो है कमेटी हेड कर रही है, उनके दरमियान में जो इख्तिलाफात हैं अभी भी हम देखते रहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। तो एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जिसको डायरेक्टली जो है वो इमरान खान साहब की यानी उनको से जो बातचीत करे और वो आगे उसको डिसेमिनेट करे और उनकी बात मानी जाए। तो इस तरह के मुझे नहीं लगता कि उनकी बहनों को जो है वो दिया जाएगा। जो बातें सामने आ रही हैं तो उसमें ऑब्वियसली उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनका नाम जो है वो सामने जो है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है वो ऐड करता जाऊं, जहां तक एहतजाज की कॉल की ताल्लुक है, उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बार इलेक्शंस के हवाले से भी है। कि उसमें किसका जो है वो पलड़ा जो है वो भारी रहता है, क्योंकि एक ऐसा अंसर मौजूद है तहरीक इंसाफ के साथ जिसके साथ वो मिलकर जो है मुल्कगीर हड़ताल जो है वो कर सकता है और जिसके असरात भी होंगे, और वो है लॉयर्स कम्युनिटी, यानी जो लीगल फ्रेटर्निटी है। अगर तो इस इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ का पलड़ा जो है वो भारी रहता है, तो जो बात की गई है वो पॉलिटिकल शायद हम नहीं देखेंगे कि इस किस्म का एहतजाज हो जिसमें आप जो है कैपिटल के ऊपर जो है वो चढ़ाई करेंगे। मेरे ख्याल में वो बातें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जो लीगल एहतजाज है कि अदालतों का बॉयकॉट करना और लीगल फ्रेटर्निटी जो है निकल आए, वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, खाकवानी साहब, आपको भी ऐसा लगता है लीगल फ्रेटर्निटी की जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर वो सपोर्ट मिलती है तो पलड़ा बदल सकता है, पासा पलट सकता है? जी, यकीनन बहुत अहम है। और आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से मुझे नहीं पता अभी तक रिजल्ट अभी नहीं आया, ये भी बहुत अहम है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी आएगा ना उसमें क्वेश्चन में, तो ये अहम है। सलमान अकबर राजा ने खुद भी एक बात की है, अपने एहतजाज में कहा ना, उन्होंने कहा कि 10,000 लोग नहीं, कम से कम 4 लाख लोग सड़कों पर निकले। मेरा नहीं ख्याल कि इसको जो पोजीशन है कि 4 लाख लोग निकलेंगे। पीटीआई का जो पिछले हमने चंद महीनों में देखा है कि एहतजाज की मतलब उसमें कमी आई है। लोग जहरे कारकुन पिट रहे हैं, मुकदमे हुए हैं, बहुत मसाइल हुए, हुकूमत जहरे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो बड़ा एहतजाज मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही कि बड़ा अवामी एहतजाज होगा। अलबत्ता मोरल बूस्ट करने के लिए ठीक है, पेशावर में जलसे का भी सुना है। ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पैनल को यही लग रहा है। अब इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, आदिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। आदिल साहब, इसमें मैं एक अपडेट करूं। जी। मैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, तो उसमें तो जो एहसन भवन ग्रुप है, या आप उसको आसमा जहांगीर ग्रुप करा लें, जिसको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, वो वाज़ह अक्सरियत उनको मिल गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि जो पेशावर से जो है वो एहसन भवन ग्रुप को कामयाबी मिली है, जो कि एक सवालिया निशान है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर वोट बैंक भी तहरीक इंसाफ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो वकला हैं उन्होंने जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप या एहसन ग्रुप या हुकूमती ग्रुप को जो है वोट दिया। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आदिल साहब। यकीनन हम अपने कल के प्रोग्राम में इसको डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गजा में जंगबंदी के हवाले से जो अपडेट्स हो रही हैं उसका फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उसमें क्या इस्लामी ममालिक हों, क्या आलमी ताकतें हों जो इंसानियत का प्रचार करते थकती नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बात गज़ा की आती है तो वहाँ पे तो ऐसे हैं जैसे इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है इनमें, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। अब डेवलपमेंट ये है कि जंगबंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात का आगाज़ तो हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है जंगबंदी के लिए, क्या कोई पेशरफ्त होती नजर आ रही है? आदिल साहब,
देखिए, मुझे तो कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमास चाहता है कि वहाँ से मुकम्मल इनखला हो, जबकि इसराइल चाहता है कि वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल हो। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक आलमी प्रेशर ना हो तो इसराइल को तो कोई नहीं रोक सकता। और इसराइल ने जिस तरह से बर्बरियत की है गज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर, तो लगता तो नहीं है कि वो हमास के सिर्फ कहने पे जो है वो बात मान लेगा। इसमें जो मीडिएटर है वो मिस्र है और कतर है, लेकिन उनका भी कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। असल इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। अमेरिकी सदर ने एक तीन नकाती जिसे कहते हैं कि वो फार्मूला दिया था, लेकिन उस पर भी जो है इसराइल ने अमल नहीं किया था। वो भी तकरीबन इसी तरह था कि पहले वहाँ से इसराइली फौज का इनखला हो और उसके बाद जो महाजरीन है वो वापस अपने कैंपों में जाएं और उसके बाद उन कैदियों की रिहाई हो और फिर निखला मुकम्मल हो। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी पहले से डिस्कशन में है। बहुत तमाम जो ममालिक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब वो इसके लिए बार बार इसराइल को जो है फोर्स कर रहे हैं। लेकिन इसराइल प्रेशर के अंदर एक इंटरनल प्रेशर भी है, जहां पर उनके कैदी हैं, यरगमाल हैं, उनके ख़ानदान जो हैं वो जो है नेतन्याहू के हवाले से काफ़ी एग्रेसिव हैं, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एक इतनी सारी सूरत हाल डेवलप होने के बावजूद ये एक बातचीत का अमल तो हुआ है, लेकिन जैसे पहले नाकाम हो गया था, मुझे अभी भी लगता है कि ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसराइल अपनी ढिटाई का मुजाहरा कर रहा है और वो इसी तरह अपनी ढिटाई का मुजाहरा करता रहेगा। ठीक है, आपको लग रहा है मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। हाक़वानी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या कोई पेशरफ्त होती नजर आ रही है? मुज़ाकरात का आगाज तो हुआ है, कोशिश तो बड़ी भरपूर हो रही है और अमीर कतर की भी गैर मामूली कोशिश है। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो भी चाह रहे हैं। असल में कोशिश तो ये हो रही थी कि इस इलेक्शन से पहले 5 नवंबर को पता है अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रही है, उससे पहले हो जाए। अगर इलेक्शन अगर हो भी जाए तो नया प्रेसिडेंट वोट में ख्याल जनवरी में जाके लेगा, ये जो 2-3 हफ्ते हो। तो ये कोशिश ये हो रही है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि जाने से पहले कम से कम एक कुछ ना कुछ तो एक हालांकि वो बहुत ही जो कुछ अब तक उन्होंने किया है बहुत शर्मनाक है और बिल्कुल ही अमेरिका इसराइल के जुल्म को, तंगदिली और बर्बरियत को बिल्कुल रोकने में नाकाम रहा है। और आदिल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें जुल्म की इंतहा हो गई है और सब तमाशा बना हुआ सब। लेकिन जितनी ज्यादा कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें काफी सीरियस हो रही है। और मैंने तो रिपोर्ट्स पढ़ी, कुछ चीजें ऐसी देखी जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इवन हमास के अंदर भी शायद कोई तकसीम आ जाए, यानी इतनी शदीद कोशिशें हो रही हैं। कई हल्की इतना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, शायद हमास इस पे उस तरह से तकसीम नहीं होगी, लेकिन उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमास के अंदर भी मौजूद है कि यहाँ पे सीज फायर होना इसलिए जरूरी है कि लोग बहुत ज्यादा तंग और बहुत तकलीफ में है, तो लोग इसलिए बचा रहे हैं। जो लोग भी चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह कोई एक सीज फायर सूरत लोगों के लिए कुछ आसानी, क्योंकि रिलीफ वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है वहाँ पे। और इसराइल ने इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा रखी है तो वो बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। लेकिन इस दफा कोशिशें ज्यादा सीरियस, ज्यादा बड़ी एफर्ट है। लेकिन जितना आदिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसराइल के अगर रवैये जब तक अब लचक पैदा नहीं करेगा, तब्दीली नहीं लेकर आएगा अपने रवैये में, उस हद तक ज़ाहिर नहीं हो पाता। ठीक है, कोशिशें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन कोशिशें तभी असर रखेंगी जब इसराइल अपने रवैये में कुछ तब्दीली लेके आएगा, कुछ नरमी लेके आएगा, कुछ इंसानियत का मुजाहरा करेगा, जो कि अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।